जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो होम साइंस की सीरीज चल रही है क्लास 6 to 12, उसको हमने कंटिन्यू रखी है और उसमें अभी तक हमने हमारा जो क्लास 6 की बुक थी वो क्लास 7 उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और हमने स्टार्ट किया है हमारी क्लास 8 की बुक। फ्रेंड्स, क्लास 8 की बुक में भी हमने जो हमारा चैप्टर 8 था वहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारी जो क्लास 7 की जो हमने पढ़ाई की है उनकी वीडियोस अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको क्लास 6 क्लास 7 में जितने भी चैप्टर हैं और उसमें जितने भी टॉपिक हैं वो सारे ही टॉपिक बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ें आपको एक्सप्लेन कराई गई हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी उन वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो प्रोवाइड कराई गई है। और आप सभी को पता है हमारा जो ये होम साइंस की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है क्लास 6 to 12 की जो हम बुक पढ़ रहे हैं उसका हमारा जो मेन टारगेट है वो यही है कि एक बार आप अपना होम साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फिर होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम कहीं पर भी निकलता है, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड पाएँ। जैसा कि आप सभी को पता है अभी जो हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला था, जो 2022 के जो कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है उनका भी एग्ज़ाम होने वाला है और उनका भी एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होने वाला है। तो आई होप ये जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक कीजिए। अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम करने वाले हैं फ्रेंड्स हमारा चैप्टर 3। तो फ्रेंड्स, बाय मिस्टेक मैंने चैप्टर 3 बोल दिया था। हमने अपना जो हमारे क्लास 8 की बुक है उसमें हमने जो है हमारा चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट किया। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 3 हमारा है आहार की उपयोगिता एवं पोषक तत्व, इट मीन्स यूटिलिटी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं कि जब भी हम कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया है एक बार उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। बिकॉज फ्रेंड्स, यू नो दैट ना, रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी, आप सभी को पता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमने जो प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, प्रीवियस क्लास में हमने किया था चैप्टर 2 और उसमें किया था हमने कुपोषण व सामान्य बीमारियां, इट मीन्स माल न्यूट्रिशन एंड कॉमन डिजीज के बारे में हमने जाना था। उनमें देखा था हमने कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर शरीर के पोषक तत्वों के मुख्य कार्य क्या है, मतलब कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हमने जाना था। कुपोषण का कारण क्या है, कुपोषण के लक्षण, फिर उसके बाद हमने देखा था कुपोषण से उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं, इट मीन्स डिजीजेस क्यूज्ड बाई माल न्यूट्रिशन। तो उसमें हमने रोग देखे थे कौन कौन से। एक हमने देखा था सूखा रोग जिसको हम रिकेट्स कहते हैं, इस रोग के कारण और इस रोग के लक्षण के बारे में हमने जाना था। साथ ही साथ हमने देखा था इस रोग का उपचार कैसे किया जा सकता है। दूसरा हमने देखा था क्वासियरकर क्या होता है, इस रोग के क्या कारण है, इसके लक्षण और इसका उपचार। तीसरा जो रोग हमने देखा था रक्त अल्पता या अनीमिया, इट मीन्स डिफिशियंसी ऑफ ब्लड और एनीमिया के बारे में हमने जाना था। फिर इसमें भी हमने रक्त अल्पता के कारण देखे थे फ्रेंड्स, फिर रक्त अल्पता के लक्षण देखे थे और फिर इससे किस तरह बचाव किया जा सकता है, यानी कि इसका उपचार किस तरह किया जा सकता है, इसके बारे में हमने जाना था। और नेक्स्ट रोग हमने देखा था स्कर्वी रोग, और स्कर्वी रोग क्या होता है ये हमने देखा था। रोग का कारण क्या है, रोग के लक्षण क्या है और इसका उपचार किस तरह किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये कुछ रोग हमने जो है हमने देखे थे। फिर साथ में हमने देखा था कुछ जो सामान्य बीमारियां जो हमेशा अक्सर हो जाती हैं, इट मीन्स कॉमन डिजीज़ के बारे में जाना था, जिसमें हमने देखा था एक तपेदिक या क्षय रोग, इसके लक्षण, इस जो है लक्षण के साथ साथ हमने देखे थे इसके उपचार। फिर हमने देखा था जुकाम का क्या कारण है, उसके लक्षण क्या है, उसके उपचार क्या है। स्वर यंत्र में सूजन क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना था, इसका उपचार क्या है, इसके लक्षण क्या है। फिर हमने देखा था निमोनिया के लक्षण उपचार के बारे में हमने देखा था। और लास्ट जो हमने देखा था बेरी रोग क्या होता है, किसकी कमी से यानी कि किसकी डिफिशियंसी से होता है, उसके बारे में हमने जाना था। साथ ही साथ
साथ हमने इस चैप्टर के क्या देखे थे फ्रेंड्स, स्मरणीय तथ्य के बारे में जाना था और कुछ इसकी प्रश्नावली थी जो बहुविकल्पीय के रूप में और सही गलत में उसको हमने सॉल्व किया था। तो आई होप फ्रेंड्स आपका एक बार क्विक रिवीजन हो गया होगा। अगर इन वीडियोस को आपने नहीं देखा, मैंने पहले भी बोला, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ये पूरा चैप्टर बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम करने वाले हैं आहार की उपयोगिता एवं पोषक तत्व, इट मीन्स यूटिलिटी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स। फ्रेंड्स ये जो हमारा चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में करवाऊंगी। तो देखते हैं कहाँ तक हो जाता है एक पार्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा करूँगी तो ये करीब 1 घंटे का जाएगा, तो मैं इसको 2 पार्ट में करवाऊँगी। स्टार्ट करते हैं। हमारे समाज में अधिकतर गृहिणियाँ भोजन सिर्फ अपने घर के अन्य सदस्यों के स्वादानुसार ही पकाती हैं। उन्हें भोजन के पोषक मूल्यों का ज्ञान ही नहीं होता, साथ ही यह भी मालूम नहीं होता कि किस सदस्य को क्या भोजन कितनी मात्रा में किस समय देना चाहिए, क्योंकि यह तो सर्वविदित है कि घर के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग समय पर भिन्न पौष्टिकता के आहार की आवश्यकता होती है। इसलिए एक साधारण गृहिणी को भोजन के संबंध में निम्न बातों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अब वो बातें कौन कौन सी हैं देखते हैं। भोजन के संतुलित होने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक पदार्थों के पोषक मूल्यों का ज्ञान आवश्यक है। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को किस प्रकार संतुलित आहार दिया जा सकता है, अपने घर के विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों के संतुलित आहार के बारे में जानना आवश्यक है। अब देखते हैं भोजन की उपयोगिता। भोजन का प्रमुख कार्य शरीर को पोषण प्रदान करना है। यह कार्य भोजन में उपस्थित उसके पोषक तत्वों द्वारा किया जाता है, जिसमें अनेक पदार्थों का समावेश होता है। पोषण के अतिरिक्त भोजन द्वारा निम्नलिखित कार्य भी सफलतापूर्वक किए जाते हैं। नंबर 1, शरीर का निर्माण करना। शिशु जब गर्भावस्था में होता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक उसमें लगातार नई कोशिकाओं का निर्माण मस्तिष्क तथा तंत्रिका कोशिकाओं को छोड़कर, यानी कि जो मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनको छोड़कर नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। साथ ही साथ पुरानी टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत भी होती रहती है। इसलिए भ्रूणावस्था से लेकर वयस्क होने तक अच्छे पोषक मूल्यों वाले भोजन की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन तथा वसा बाल्यावस्था में, यानी कि प्रोटीन जो वसा है उसमें वो बाल्यावस्था में उसकी आवश्यकता होती है। नंबर 2, रोगी से सुरक्षा करना। रोगों से सुरक्षा करना। शरीर को हिष्ट पुष्ट तथा स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसा भोजन किया जाए जिसमें विटामिन तथा खनिज लवणों की मात्रा अधिक हो, क्योंकि दोनों तत्व ही शरीर को स्वस्थ तथा निरोग रखते हैं। यानी कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है बताइए, पता है? विटामिन तथा खनिज लवणों की। नंबर 3, ऊर्जा का उत्पादन करना। हमारे शरीर में प्रत्येक समय अनेक शारीरिक क्रियाएं एक साथ चलती रहती है, जैसे हृदय स्पंदन, मांसपेशियों का संकुचन, शरीर में जल की मात्रा का संतुलन, शरीर के तापक्रम का निश्चित रहना तथा शरीर में बनने वाले विभिन्न विषैले पदार्थों का निष्कासन आदि। प्रायः इन सभी कार्यों के लिए यह आवश्यक है शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध हो, जिसके लिए अधिक वसा तथा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करना चाहिए। अब देखते हैं आहार के विभिन्न पोषक तत्व। नंबर 1, प्रोटीन। प्रोटीन की क्या आवश्यकता देखते हैं। प्रोटीन भोजन के विभिन्न 5 पोषक तत्वों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पोषक तत्वों में यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। शरीर में उपस्थित कुल प्रोटीन का 75% भाग जीवित प्रोटीन तथा शेष 25% प्रोटीन मृत प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। जीवित प्रोटीन के रूप में मांसपेशियां, अस्थि, उपस्थियों, त्वचा, ऊतक द्रव्यों जैसे रक्त, लसिका आदि तथा मृत रूप में यह बालों, नाखून, हार्मोन तथा कुछ एंजाइम पाचक रसों में पाई जाती है। प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत। प्रकृति में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जंतु प्रोटीन जो जंतुओं से प्राप्त की जाती है और वानस्पतिक प्रोटीन जो पेड़ पौधों से प्राप्त की जाती है। अतः दोनों प्रकार की प्रोटीन के लिए प्राप्त स्रोत अलग अलग है। इसके लिए नीचे एक सारणी दी गई है। जंतु द्वारा जो प्रोटीन पाया जाता है, किसके द्वारा, जो जंतु में जिस जंतु के द्वारा प्रोटीन पाया जाता है देखते हैं। मछली से क्या मिलता है हमें? कॉड ऑयल मिलता है। मांस, दूध तथा दूध निर्मित विभिन्न पदार्थ, अंडा, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? जंतु से मिलते हैं। वानस्पतिक प्रोटीन मटर, चना, सोयाबीन, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, पिस्ता, बादाम, साग सब्जी, सेम, मूंगफली, दालें, तिलहन आदि, ये जो सारी चीज़ें पाई जाती है, जो इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमारे वानस्पतिक प्रोटीन है। हमने बोला ना कि प्रोटीन जो है प्रकृति में 2 प्रकार से पाया जाता है। कैसे? जंतु प्रोटीन जो जंतुओं से मिलता है और वानस्पतिक
प्रोटीन जो पेड़ पौधों से प्राप्त की जाती है। तो यह तो सर्वविदित है कि जंतु प्रोटीन वानस्पतिक प्रोटीन की अपेक्षा कहीं अधिक पोषक होती है। फिर भी वानस्पतिक प्रोटीन का भी अपना अलग महत्व है। वानस्पतिक प्रोटीन में सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में कितना प्रोटीन पाया जाता है? लगभग 34% पाई जाती है। इसके बाद मूंगफली में लगभग 26% प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद अनेक दालें, सूखे मेवे तथा विभिन्न अनाज आते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां तथा फल आदि में भी प्रोटीन प्राप्ति के अच्छे साधन हैं। इनमें 5 से 7% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन के कार्य क्या है? प्रोटीन शरीर में निम्नलिखित प्रमुख कार्य करती है। नंबर 1, यह शारीरिक वृद्धि, निर्माण तथा विकास का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसलिए बढ़ते उम्र के बच्चों में, खिलाड़ियों को तथा स्तनपान कराने वाले तथा गर्भवती महिलाओं को सामान्य से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नंबर 2, शरीर में निरंतर चलने वाली जैविक क्रियाओं पर अपना प्रभाव डालती है। यह प्रभाव प्रोटीन की कमी होने पर आसानी से देखे जा सकते हैं। नंबर 3, शरीर को शक्ति प्रदान करती है, जिससे शरीर के कार्य करने की क्षमता दुरुस्त बनी रहे। अब देखते हैं प्रोटीन की कमी से क्या हानियां होती हैं, उनके बारे में जानते हैं। भोजन में किसी भी पोषक तत्व की कमी या अधिकता उसका क्या है? कुपोषण कहलाता है। यानी कि भोजन में किसी भी तत्व की अगर कमी हो जाए या फिर उसकी अधिकता हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। हमने पहले भी देखा। इस प्रकार प्रोटीन के कुपोषण से मानव शरीर में अनेक हानियां होती हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रोटीन की कमी से शरीर के शारीरिक तथा मानसिक दोनों विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। कोशिकाओं का बनना बंद हो जाता है, जिससे विभिन्न अंगों के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, शरीर के भार में कमी होने लगती है। इसकी कमी से बच्चों में क्वाशियरकर तथा मेरेस्मस नामक रोग हो जाते हैं। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किसकी कमी से बच्चों में क्वाशियरकर नामक रोग हो जाता है, तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियरकर तथा मेरेस्मस नामक रोग हो जाते हैं। इससे बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, टांगों तथा हाथों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, मानसिक वृद्धि रुक जाती है, बच्चों में अतिसार, रक्तहीनता, चेहरे पर आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ने लगते हैं, बाल रूखे भूरे होकर झड़ने लगते हैं, मांसपेशियों में थकावट रहती, यकृत बढ़ जाता है, उसकी कोशिकाओं में पानी भर जाता है, जिससे यकृत के साथ ही अनेक अंग पर सूजन आ जाती है, पेट फूल जाता है आदि। इस बच्चे को देख रहे हैं ना आप, इसको क्वाशियरकर हुआ है, आप फिगर में आप देख पा रहे हैं इसको। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख साधन है। अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता मानव को सर्वाधिक होती है, क्योंकि शरीर की कुल ऊर्जा का 80% भाग इसी से क्या होता है? प्राप्त किया जाता है। हमारे शरीर द्वारा वसा से बहुत कम मात्रा में ही ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि वसा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 3 गुना अधिक ऊर्जा देती है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो वसा से बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है, जबकि वसा क्या है? कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 3 गुना अधिक ऊर्जा देती है। परंतु वसा से ऊर्जा प्राप्त करना काफ़ी कठिन होता है, इसलिए अधिकतर ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त की जाती है। अब कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कहाँ से है, देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए निम्न खाद्य पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। आप ये देख पा रहे होंगे, इन सब चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अनाज से मिलता है। कौन से अनाज से? गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, जौ आदि। अब फल, कौन से फल में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट? साबूदाना, पपीता, सेब, अमरूद, केला, नाशपाती आदि। सब्जियां, अरबी, आलू, सिंघाड़ा, कद्दू आदि। शक्कर युक्त चीनी, गुड़, बूरा, शहद, चुकंदर, किशमिश, अंगूर, खजूर, गन्ना, चीकू आदि। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट प्रायः जल में घुलनशील के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो जल में घुलनशील जो कार्बोहाइड्रेट है उनके आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नंबर 1, ठंडे जल में घुलनशील। नंबर 2, गर्म जल में घुलनशील। अब ठंडे जल में घुलनशील कौन से होते हैं देखते हैं। इसके अंतर्गत अधिकतर मीठे स्वाद के कार्बोहाइड्रेट आते हैं, जैसे चीनी, गुड़, शरीर शहद आदि। यानी कि ये ठंडे पानी में मिलाकर घुल जाते हैं ना ये, तो इसलिए इनको ठंडे जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। अब गर्म जल में देखते हैं, इसके अंतर्गत बीज वाले अनाज आते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, कच्चे आम, पपीता, अरारोट, आलू, चुकंदर, अरबी आदि। ये क्या है? गर्म जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करता है।
नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पहले सभी भोज्य पदार्थों को ग्लूकोज में बदला जाता है, तब इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। नंबर 2, आवश्यकता से अधिक मात्रा में आई हुई ग्लूकोज की यकृत कोशिकाओं द्वारा ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत कोशिकाओं में ही कुछ मात्रा मांसपेशियों में एकत्र कर ली जाती है, जिससे मांसपेशियों की कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 3, यह वसा के ऑक्सीकरण को धीमी करती है, जिससे वसा का पाचन तथा उसका संग्रहित होना आसान होता है। वसा के पाचन की अनियमितता होने पर कीटोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिससे शरीर अप्रत्याशित रूप से दुर्बल तथा कमजोर हो जाता है। यानी कि वसा के पाचन में अनियमितता होने पर, यानी कि जो वसा हम लेते हैं उसको पचाने में अगर अनियमितता हो गई तो उससे हमें क्या हो जाता है, कीटोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिससे हमारा शरीर अप्रत्याशित रूप से क्या हो जाता है, दुर्बल तथा कमजोर होने लगता है। कार्बोहाइड्रेट कमी से हानियां क्या होती हैं? भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में लगभग 30% लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से व्यक्ति को निम्न बीमारियां हो जाती है। नंबर 1, शरीर को विभिन्न कार्य करने के लिए तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की कमी हो जाती है। नंबर 2, लगातार संग्रहित ग्लाइकोजन के प्रयोग में आने से मांसपेशियां शिथिल होने लगती है, जिससे शरीर में थकान रहने लगती है। नंबर 3, निरंतर कमी से शरीर अत्यधिक दुबला पतला तथा बीमार सा दिखने लगता है। नंबर 4, ऊर्जा उत्पादन के लिए वसा तथा प्रोटीन का उपयोग बढ़ जाता है, जिससे भी शरीर क्या हो जाती है, शरीर में कमजोरी होने लगती है। नंबर 5, ऊर्जा के अभाव से सर्दियों में ठंड लगने का भय रहता है। यानी कि अगर शरीर में ऊर्जा कम है तो ठंडियों में क्या होगा, उससे आपको सर्दियों में आपको ठंड लगने का भय बना रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से हानियाँ, अभी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमें क्या हानियाँ होती हैं, अब कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या हानियाँ होती हैं इसके बारे में जानते हैं। जहाँ भारत में लगभग 30% व्यक्तियों का भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, वहीं लगभग 30% लोग अपनी आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं, जिसके अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में मांसपेशियों में तथा यकृत में एकत्र हो जाता है, जिससे अग्रलिखित हानियां हो सकती हैं। नंबर 1, अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट वसा कणों में परिवर्तित होकर मांसपेशियों में एकत्रित होने लगती है, जिससे शरीर अधिक मोटा तथा थुलथुला होने लगता है, जिसे मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अपने खाने में लेने लगते हैं तो उससे हमें क्या हो जाता है, मोटापा, यानी कि जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, वो हो जाता है। नंबर 2 देखते हैं, शरीर में अधिक मात्रा में आया ग्लूकोज बिना शरीर में प्रयोग हुए मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है। अब वसा के बारे में देखते हैं। वसा में इनका अनुपात कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा सर्वथा भिन्न होता है। वसा में कार्बन की संख्या कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक होती है, साथ ही यह कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 2/1/4 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। कौन? वसा। मुख्यतः वसाएं जल में घुलनशील नहीं है, किंतु कुछ विशिष्ट द्रव्य जैसे ईथर, पेट्रोल, डीजल, क्लोरोफॉर्म तथा तारपीन के तेल में ये वसाएं घुल जाती हैं। इसीलिए दूध में पाई जाने वाले वसाएं जल में बहुत छोटी छोटी बूंदों के रूप में छितरी हुई पाई जाती हैं, न कि दूध में घुली हुई। वसा प्राप्ति के स्रोत। वसा मुख्यतः 2 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, कैसे? जंतु वसा और वनस्पति वसा। जैसे हमने देखा था ना, प्रोटीन, वो भी क्या जो है जंतु से भी पाई जाती है और वनस्पति से भी। वैसे वसा भी जंतु से भी पाई जाती है और वनस्पति से भी पाई जाती है। अब जंतु वसा कैसे मिलती है देखते हैं। जंतु वसा में मुख्यतः मक्खन, घी, चर्बी आदि आते हैं। साथ ही कुछ जंतुओं के शरीर से तेल भी निकाला जाता है, जैसे शार्क, मछली का तेल आदि। मुख्यतः जितने भी जंतुओं का मांस खाया जाता है उन सभी से जंतु वसा प्राप्त की जाती है। वसाएं विटामिन डी, ई तथा के अच्छे स्रोत, यानी कि वसा में विटामिन डी, ई तथा के बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। वनस्पति वसा, पेड़ पौधों, बीजों आदि से प्राप्त होने वाली वसा वनस्पति वसा होती है। यह मुख्यतः सरसों, नारियल, मूंगफली, तिल आदि से तेल के रूप में प्राप्त होती है तथा ठोस रूप में काजू, बादाम, पिस्ता, चिलगोजा, अखरोट आदि से प्राप्त होती है। वनस्पति वसा जंतु वसा की अपेक्षा कम पोषक होते हैं, परंतु इसमें भी विटामिन डी, ई तथा के की अधिक मात्रा पाई जाती है। यानी कि विटामिन डी, ई तथा के अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वसा के कार्य क्या है? वसा हमारे शरीर में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, वसा ऊर्जा प्रदान करने में सर्वाधिक अग्रणी है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन दोनों से ही अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है। यह कार्बोहाइड्रेट से लगभग 2 गुना ऊर्जा प्रदान करती है। यानी कि
यह कार्बोहाइड्रेट से लगभग 2 गुना ऊर्जा उत्पन्न करती है या प्रदान करती। प्राप्ति प्रति 1 ग्राम वसा में लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। अगर 1 ग्राम वसा है तो उसमें लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा होगी? 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा से। देखिए कितनी अधिक मात्रा में हमें जो है वसा प्राप्त होती है ऊर्जा। नंबर 2, वसा एक संग्रहित ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। नंबर 3, वसा शरीर के विभिन्न कोमल अंगों के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण बनाती है जो अंगों को बाहरी आघातों से बचाने के साथ साथ उन्हें शरीर में एक निश्चित स्थान पर साधे भी रखती है। नंबर 4, विभिन्न वसा में घुलने वाले विटामिन को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन का कार्य करती है। वसा की कमी से हानियां क्या होती हैं? हानियां क्या होती हैं उनके बारे में देखते हैं। वसा द्वारा हमारे शरीर में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। वसा का अभाव होने पर वसा द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य ठीक ढंग से पूर्ण नहीं हो पाएंगे जो निम्नलिखित है। नंबर 1, वसा की कमी होने पर त्वचा में खुश्की तथा त्वचा क्या हो जाती है? खुरदुरी हो जाती है। नंबर 2, सही पोषण के अभाव में बाल खुश्क तथा जो हमारे बाल हैं वो जो है मुरझाए हुए तथा झड़ने लगते हैं। नंबर 3, जोड़ों में दर्द रहने लगता है क्योंकि अस्थि संधियों के बीच का द्रव्य सूखने लगता है। नंबर 4, विभिन्न एंजाइम तथा हार्मोन्स का निर्माण रुक जाता है जिससे शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। सर्दियों में शरीर के ताप के नियंत्रण में असुविधा होती है। शरीर पतला, दुबला, कमजोर तथा हड्डियों का मात्र ढांचा दिखाई देता है। ये सब किसकी कमी से होता है? वसा की कमी से। अगर हमारे शरीर में वसा की कमी हो जाती है तो ये सब हानियां होती हैं। अब देखते हैं वसा की अधिकता से क्या हानियां होती है, यानी कि जब जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट देखा ना, उसकी कमी से क्या होता है, उसकी अधिकता से क्या होता है। वैसे अब हम वसा के बारे में देख रहे हैं कि हमने अब इसकी कमी से क्या हानियां होती हैं, इनके बारे में तो हमने देख लिया। बट अगर हमने वसा बहुत अधिक मात्रा में ले ली तो उससे भी हमें हानियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा खा लेंगे तो हम अच्छे रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो उससे क्या हानियां होती है उसके बारे में देखते हैं। वसा की अधिकता भी हमारे शरीर के लिए निम्न परेशानियां उत्पन्न करती हैं। नंबर 1, वसा के अत्यधिक सेवन से हमारा वजन बढ़ने लगता है क्योंकि यह वसा चर्बी के रूप में हमारी त्वचा के नीचे एकत्र होने लगती है। नंबर 2, शरीर का मोटापा अत्यधिक रूप से बढ़ने लगता है। मोटापे की बीमारी को क्या कहते हैं? ओबेसिटी कहते हैं। अगर किसी को मोटापा हो गया तो जो वो बीमारी है उसको किस नाम से जानते हैं? ओबेसिटी के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं नंबर 4, खनिज लवण। हमने प्रोटीन देख लिया, कार्बोहाइड्रेट देख लिया, वसा देख लिया। नंबर 4 हमारा जो तत्व है वो क्या है? खनिज तत्व है। इसके बारे में हम जानते हैं। अभी तक आपने भोजन के 3 प्रमुख पोषक तत्वों का विस्तृत वर्णन पढ़ा जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा थे। ये तीनों तत्व मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के बने होते हैं। कौन से? जो हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा पढ़ा ना, ये किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के बने होते हैं। ये तीनों तत्व ही हमारे शरीर में प्रमुखता से पाए जाते हैं, परंतु इनके अतिरिक्त अन्य लगभग 24 तत्व और पाए जाते हैं। 24 तत्व और पाए जाते हैं जिनकी पुष्टि हो चुकी है। ये तत्व भी हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। इन सभी में से लगभग 10 तत्व मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा शेष न्यून मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कम मात्रा में पाए जाते हैं। जो 24 हमने देखे ना, उसमें जो 10 तत्व हैं बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और जो बाकी बच जाते हैं वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यह 10 मुख्य तत्व निम्न प्रकार से कौन से देखते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा, तांबा, आयोडीन। ये जो 10 तत्व हैं ना फ्रेंड्स, ये बहुत अधिक मात्रा में मानव शरीर में पाए जाते हैं। शेष तत्व हमारे शरीर में बहुत न्यून मात्रा, नहीं कि बहुत कम पाए जाते हैं 24 में से। खनिज लवणों के कार्य। खनिज लवण हमारे शरीर में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। खनिज लवणों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को हम 2 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, शरीर के निर्माण कार्यों में सहयोगी तत्व। कैल्शियम तथा फास्फोरस दांतों तथा अस्थियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 2, रक्त को लाल रंग प्रदान करने के लिए हीमोग्लोबिन के निर्माण में लोहा सहायता करता है। यानी कि जो हमने लोहा पढ़ा ना, जो हमारा रक्त होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसके निर्माण में क्या करता है? कौन हेल्प करता है? लोहा हमारी हेल्प करता है और रक्त को जो है लाल रंग प्रदान करता है। नंबर 3, विभिन्न पाचक एंजाइमों के निर्माण में विभिन्न खनिज लवण महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। नंबर 4, आयोडीन थायरक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण करता है। मैग्नीशियम प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। अब बात देखते हैं शरीर के नियंत्रण कार्यों में सहयोगी तत्व कौन से हैं। कैल्शियम मांसपेशियों के सिकुड़ने तथा फैलने में मदद करता है, यानी कि जो कैल्शियम होता है, हमने पढ़ा ना एक
कौन सा तत्व और पढ़ा, कैल्शियम पढ़ा। तो जो कैल्शियम होता है ना, मांसपेशियों को सिकुड़ने तथा फैलने में मदद करता है। नंबर 2, फास्फोरस क्या कार्य है, ऊर्जा प्राप्ति में सहयोगी भूमिका निभाता है। सोडियम मुख्यतः जल नियंत्रण में मदद करता है। नंबर 4, पोटेशियम तंत्रिकाओं को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता करता है। अब देख लेते हैं, हमने खनिज लवण के देख लिए। नंबर 5 हमारा है विटामिन। ये हमारे पोषक तत्व है ना, जिसमें हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज तत्व पढ़े। अब हम देख लेते हैं विटामिन क्या होते हैं। विटामिन का वर्गीकरण आप देख पा रहे होंगे, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स और सी कॉम्प्लेक्स। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये विटामिन है ना, जिसको जो जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, वो कौन से विटामिन होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स और सी कॉम्प्लेक्स। और जो वसा में घुलनशील होते हैं वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो जल में घुलनशील हमने पढ़ा ना अभी, तो जल में घुलनशील और नाइट्रोजन युक्त सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन को विटामिन बी कहा गया। बाद में लगभग 10 ऐसे विटामिनों की खोज हुई और इन सबको बी कॉम्प्लेक्स का सामूहिक नाम दिया गया। उपाच्य क्रियाओं में ये विटामिन सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। प्रमुख बी कॉम्प्लेक्स विटामिन निम्नलिखित होते हैं। एक, विटामिन B1, यानी कि जो हमने क्या पढ़ा, बी कॉम्प्लेक्स पढ़ा ना, उसमें ये सारे विटामिन आते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B6, ये सारे ही उसके अंदर आते हैं। तो B1 फुनक द्वारा 1912 ईस्वी में इस विटामिन की खोज की गई, यानी कि विटामिन B1 है, इसकी खोज किसने की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये हो गया फुनक ने की थी। कब, 1912 में, यानी कि 1912 ईस्वी में इस विटामिन की खोज की थी। ये विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई, तो फुनक के द्वारा की गई। यह जल में पूर्णतः घुलनशील विटामिन होता है। कौन सा, विटामिन B1। इस विटामिन को थायमीन भी कहते हैं। यह रंगहीन तथा रवेदार पदार्थ होता है। यानी कि जो हमारा विटामिन B1 है, उसको हम और किस नाम से जानते हैं, थायमीन के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछा जा गया क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। क्या, कि विटामिन B1 की खोज किसके द्वारा की गई, फुनक द्वारा। कब की गई, 1912 ईस्वी में की गई। और इसको और किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन जो B1 हम पढ़ रहे हैं, इसको थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि प्राप्ति के स्रोत क्या है। थायमीन की प्राप्ति के लिए खमीर, गेहूँ, चावल, अंकुरित बीज, सूखे मेवे, दूध, दही आदि उत्तम स्रोत हैं तथा कुछ मात्रा में पीसे हुए अनाजों, हरी सब्जियों तथा फलों में भी पाया जाता है। क्या, विटामिन B1 यानी कि थायमीन। अब देखते हैं विटामिन B2 या G। इस विटामिन को 1935 ईस्वी में दूध में से खोजा गया। जो विटामिन B2 है ना, इसको किस में से निकाला गया, 1935 में दूध में खोजा गया था। यह गहरे पीले रंग का होता है। इस विटामिन G या राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, यानी कि जो विटामिन B2 है, इसे आप विटामिन G भी कह सकते हो या राइबोफ्लेविन के नाम से भी आप इसे जानते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको ध्यान से इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। यह वृद्धि कारक तथा स्वास्थ्यवर्धक होता है। उबालने पर प्रायः यह विटामिन नष्ट हो जाता है। अगर इसको पानी में उबाला गया तो ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है, खमीर, गाय का दूध, यकृत, अंडे की जर्दी, पपीता, पनीर, गेहूँ, बादाम, मिर्च, सोयाबीन आदि इसके उत्तम स्रोत हैं। या कुछ मात्रा में फलों तथा सब्जियों में भी पाया जाता है। क्या, विटामिन B2 या G। विटामिन हमने देखा विटामिन 1, वो उसकी खोज कब की गई, 1912 में। किसके द्वारा की गई, फुनक के द्वारा की गई। और ये क्या है कि जल में पूरी तरह से घुलनशील है। और कहाँ से प्राप्त होता है, हमने इसके बारे में जाना। और भैया इसको और किस नाम से जानते हैं, विटामिन B1 को थायमीन के नाम से जानते हैं। और विटामिन 2 को विटामिन G भी कहा जाता है और राइबोफ्लेविन भी कह सकते हैं हम। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में हमने देखा। अब देखते हैं विटामिन B3। इसे नियासिन या विटामिन PP भी कहते हैं। विटामिन B3 है ना जो, इसको नियासिन या विटामिन PP भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इन सबको आप नोट डाउन करते जाइए साथ साथ, क्योंकि आप भूल जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यह पानी में घुलनशील, रंगहीन तथा स्वाद में कसैला होता है। कौन सा विटामिन, विटामिन B3। आमतौर पर यह नष्ट नहीं होता। अम्ल, क्षार तथा गर्म करने पर यह अपरिवर्तित रहता है।
ये कहाँ से प्राप्त होता है? नियासिन की प्राप्ति के लिए खमीर, यकृत, चावल, मूंगफली आदि सर्वोत्तम आहार हैं। इनके अलावा जौ, गेहूँ, मछली, अंडा, सोयाबीन, हरा चना, दूध आदि में भी इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। किसकी? विटामिन B3 की। अब देखते हैं विटामिन बी सिक्स या पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 को और किस नाम से जाना जाता है? तो पायरिडॉक्सिन के नाम से भी विटामिन 6 को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक जितने विटामिन अभी देखे हैं ना, इनके भी इन सारे विटामिन के अदर अदर नेम है, तो आप इनको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसे पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। यह जल में घुलित होता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? यह खमीर, गेहूँ, यकृत, सोयाबीन, अंडा, दूध, मांस, मछली, फलों तथा सब्जियों में, अनाजों, सूखे मेवों, मूंगफली, तिलहन में उचित मात्रा में पाया जाता है। अब देखते हैं विटामिन B12 या साइनोकोबालैमिन। विटामिन B12 या साइनोकोबालैमिन के बारे में हम जानते हैं, यानी कि इसको विटामिन B12 भी बोल सकते हो या साइनोकोबालैमिन के नाम से भी आप इसके जानते हैं। यह विटामिन साइनोकोबालैमिन के नाम से भी जाना जाता है। यह एकमात्र विटामिन होता है जिसमें कोबाल्ट धातु सहयोगी तत्व के रूप में कार्य करती है। किसमें? विटामिन B12 में। यह रक्त निर्माण में विशेष सहयोग करता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि इसके प्राप्ति के स्रोत? वनस्पति के भोज्य पदार्थों की अपेक्षा यह जंतु भोज्य पदार्थों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? विटामिन B12। अल्प मात्रा के रूप में यह पनीर, सोयाबीन, गेहूँ आदि में पाया जाता है। अब देखते हैं विटामिन सी। सबसे पहले इसी विटामिन की खोज की गई थी। इसे एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। कौन से विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं? तो विटामिन सी को। पुराने समय में जब यात्रियों के स्कर्वी रोग से इस विटामिन का संबंध ज्ञात हुआ, तब से अब देखते हैं इसकी प्राप्ति के स्रोत। वस्तुतः खट्टे तथा ताजे फल सब्जियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी सर्वाधिक मात्रा आंवले में पाई जाती है। इसके बाद नींबू, मौसमी, संतरे, माल्टा, इमली, अमरूद, आम, सेब आदि में भी इसकी पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। अब देखते हैं विटामिन सी के कार्य क्या हैं। फ्रेंड्स, हम ये विटामिन करेंगे, उसके बाद का जो है ना, जो हमारा बच रहा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी हो रही है ना। चलो कर लेते हैं, विटामिन करके इसको स्टॉप करते हैं। विटामिन सी के कार्य क्या है? विटामिन सी हमारे शरीर में निम्न महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, विभिन्न ऊतकों में कोशिकाओं को क्या करते हैं? परस्पर बांधे रहता है। अस्थियों के निर्माण में भी मदद करता है। दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखता है। कौन? विटामिन सी। लाल रक्त कणिकाओं RBC के निर्माण में भी सहायता करता है। घावों को भरने में सहायता करता है। शरीर के रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसको भी ये बढ़ाता है। क्या? विटामिन सी। अब विटामिन सी की कमी से क्या हानियाँ होती है, देखते हैं। विटामिन सी की कमी विटामिन सी की कमी उन व्यक्तियों में ही अधिक होती है जो अपने भोजन में केवल दूध, मांस, अंडा तथा अनाजों का ही सेवन करते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। हमने पढ़ा था पहले। यह रोग शरीर की किसी भी अवस्था में हो सकता है। स्कर्वी का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव घावों को न भरने का होता है। छोटे से घाव को भरने में भी महीनों लग जाते हैं। साथ ही अस्थियों तथा दांतों की वृद्धि रुक जाती है। इससे अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखे विटामिन सी के बारे में, बहुत सारे विटामिन के बारे में देखे। तो जो हमारा आगे का जो ये बच रहा है ना फ्रेंड्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।